सो टुडेज टॉपिक इज क्या करेंगे? रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक ठीक है जी। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी मतलब यह है कि हार्ट बीट कंट्रोल कैसे होगी। ठीक है, तो हार्ट बीट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? तो देयर इज अ रेगुलेटरी सेंटर एट द मेडुला ऑब्लोंगेटा। कार्डियक सेंटर होता है, देयर इज अ कार्डियक सेंटर एट मेडुला ऑब्लोंगेटा। बेटा ब्रेन का पिछला हिस्सा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये हुआ, ये सेरेबेलम हुआ। ये जो पार्ट है यहाँ पे देख रहे हो, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा। और यहाँ पे दिस इज ये पॉन्स है, दिस इज सेरेबेलम, और दिस इज ये पूरा जो पार्ट है यहाँ से यहाँ, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहीं पे सेंटर प्रेजेंट रहेगा। दिस इज कार्डियक सेंटर, है ना। कार्डियक एक्टिविटी को, हार्ट बीट को भी ये रेगुलेट करेगा। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे बॉडी का सिस्टम जो है कुछ इस तरह से है। हार्ट बीट अगर हायर लेवल में हो तो उसको जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ क्या करते हैं, उसको नॉर्मल पे ले आते हैं। ठीक है, तो बॉडी में जो ये हार्ट बीट कंडक्शन सिस्टम है, इसको मतलब कंट्रोल सिस्टम है, इट इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हार्ट तो मायोजेनिक ही होता है अपनी एक्टिविटीज को। हाँ, मायोजेनिक है, मायोजेनिक है। मस्कुलर एक्टिविटी से वो लगातार बीट कर रहा है, तो दैट इज द बीटिंग, है ना। मायोजेनिक कंट्रोल वो तो अलग है ना। लेकिन हार्ट बीट की रिदम वगैरह जो है, हार्ट बीट कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, इट इज कंट्रोल्ड बाय द कार्डियक सेंटर। ठीक है, अगर हार्ट ज्यादा तेजी से बीट कर रहा है, उसको नॉर्मल रेट में लेके आना है तो ऑटोनॉमिक कंट्रोल होगी। ठीक है, हार्ट नॉर्मल बीट कर रहा है, उसको तेज बीट कराना है तो भी ऑटोनॉमिक है। तो ऑटोनॉमिक के दो पार्ट है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल। तो पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल जो है दैट रिड्यूसेस द हार्ट बीट, यानी इट मेक्स नॉर्मल। अगर तेज हार्ट बीट कर रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल उसको क्या करेगा, नॉर्मल पे ले आएगा। लेकिन ये जो मेन एक्टिविटी है नॉर्मल पे लेके आना, ये हमारे कार्डियक सेंटर का ही जो है काम है, कार्डियक कंट्रोल सेंटर का काम है। ठीक है, लेकिन जो आपके सिंपैथेटिक कंट्रोल है, सिंपैथेटिक कंट्रोल जो है उसको राइज अप कर देगा, राइज अप कर सकता है। और सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब भी होती है, यानी कि ये इमरजेंसी सिंड्रोम जब भी होगा, तो ये हार्ट बीट को क्या कर देता है, एड्रीनर्जिक सिस्टम है, एड्रिनल ग्लैंड के इन्फ्लुएंस में भी काम करता है। तो हार्ट बीट जो है इसमें क्या हो जाती है, तेज हो जाएगी। अभी कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग जो है एनसीईआरटी में जो लिखे हैं, उन स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करेंगे, उन्हें थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो बुक में आपका जो पॉइंट दे रखा है वो क्या क्या पॉइंट है? नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिकली का मतलब क्या है कि ये रेगुलर नॉर्मल हार्ट बीट इज मेंटेन्ड बाय द मेंटेन्ड इंट्रिंसिकली, मतलब बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर के फैक्टर से। जैसे कि आप जान रहे हो एस ए नोड, ठीक है, क्या कर रहा है, एस ए नोड इज रेगुलरली क्रिएटिंग इम्पल्स, तो हार्ट उसी के रिस्पॉन्ड में कॉन्ट्रैक्ट करता है। मैंने कार्डियक साइकिल आपको बताया था। तो कार्डियक साइकिल जब आप देख रहे हो तो कार्डियक साइकिल क्या है, उसमें पहले ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जॉइंट डायस्टोल। तो इट स्टार्टेड विद द एस ए नोड, स्टार्टेड विद एस ए नोड। तो एस ए नोड जो है वो इंट्रिंसिक ओरिजिन दे रहा है हार्ट बीट को। इसका मतलब आप कह रहे हो इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड। और चूंकि ये एक मस्कुलर नोड है तो हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, इसीलिए हार्ट को क्या कह देते हैं, मायोजेनिक कह देते हैं। आपके बुक में भी ये इसी तरह से मेंशन्ड है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया कि नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, इट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय द स्पेसिफाइड स्पेशलाइज्ड मस्कुलर नोडल टिश्यू
that is SA node. SA node is generating, AV node is receiving bundle of His, dispersing this impulse to the ventricles. ये सब इंट्रिंसिक हो रहा, हार्ट के अंदरूनी फैक्टर से ये कंट्रोल होता है। लेकिन एक्सट्रिंसिकली क्या होता है, हार्ट के बाहर क्या मौजूद है, हार्ट के बाहर मौजूद है यही कार्डियक सेंटर। समझ में आ रही बात? तो एक तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक, ये हो गया। A special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through the autonomic nervous system. एक सेंटर है जो कार्डियक एक्टिविटी को मॉडरेट कर सकता है। मॉडरेट का मतलब यहाँ पे नॉर्मल करने से है। जब हार्ट तेज बीट कर रहा है उसको नॉर्मल लेके आना है तो कार्डियक सेंटर इसको मॉडरेट करेगा। मॉडरेट का मतलब ये रेगुलेट करता है बीच में, ठीक है। तो एक तो ये बात है। तो कहां पे प्रेजेंट है बेटा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज, अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व्स। सिंपैथेटिक नर्व्स, सिंपैथेटिक नर्व मैंने कहा क्या था कि वो नर्व जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये इस सेंटर को क्या करेगी, अगर अफेक्ट करेगी तो क्या करेगा, सिंपैथेटिक कंडीशन की केस में हार्ट बीट इंक्रीज कर जाती है। सिंपैथेटिक से अगर इफेक्ट में आएंगे तो हार्ट बीट इंक्रीज करेगी। सिंपैथेटिक में हमेशा क्या होता है, इमरजेंसी सिंड्रोम चल रही होगी, ठीक है, क्लियर है बात। तो सिंपैथेटिक नर्व्स जो है वहां पे ये इनर्वेट कर सकती हैं, जाएंगी और कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। इसकी वजह से हार्ट बीट तेज हो जाती है। द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। अब एक बात क्या है, सिंपैथेटिक केस में जो स्टेटमेंट लिखी है आपकी बुक में, नॉर्मल मैं इसके पैरेलल इसलिए कह रहा हूं कि इसमें जो टर्म्स है वो आपको प्रॉपरली पकड़ में आ जाएंगे कि क्या है, ठीक है। इंट्रिंसिक का मतलब समझ में आया, लेकिन जो ये बाहर जो फैक्टर है एक्सट्रिंसिक की कैटेगरी में आएगा कि बाहर से हम रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। हार्ट अंदर से तो खुद से बीट कर रहा है, लेकिन बाहर से उसे तेज या धीरे किया जा सकता है। इसकी मॉडरेशन, इसका रेगुलेशन कार्डियक सेंटर कर रहा होता है। इस कार्डियक सेंटर को सिंपैथेटिक फाइबर आके अटैच हो रखा है। सिंपैथेटिक फाइबर इसको क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा। इसकी वजह से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है इसमें, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होंगे। खास तौर से जो यहां बात हो रही है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की हो रही है। लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत तेज कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कार्डियक आउटपुट को बढ़ा दे। एक तो हार्ट बीट बढ़ी, एक तो क्या बढ़ी, हार्ट बीट बढ़ी, और हार्ट बीट बढ़ी तो नंबर ऑफ हार्ट बीट बढ़ी और कॉन्ट्रैक्शन तेज हुआ तो टोटली क्या बढ़ा, कार्डियक आउटपुट। सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट आपके बुक में क्या लिखा है कि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, देयर बाय द कार्डियक आउटपुट ऑन द अदर हैंड तो कार्डियक आउटपुट इसमें इंक्रीज करेगी, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। और इस तरह से कार्डियक आउटपुट जो है वो क्रिएट होता है, मतलब बाहर अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद ये कि ऑन द अदर हैंड देयर इज अ पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल। दूसरे तरफ क्या है, एक पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल है। हमने कहा कि जो पैरासिम्पैथेटिक केस होता है नर्वस सिस्टम में, हम लोग पढ़ते हैं दो तरह के सिस्टम ऑटोनॉमिक में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होता है वो एड्रीनर्जिक सिस्टम भी कहा जाता है, एड्रिनल इन्फ्लुएंस होती है। और सिंपैथेटिक जो पैरासिम्पैथेटिक केस है दैट इज कोलिनर्जिक, एसिटाइल कोलिन के इनपुट से ये क्रिएट होगा। तो सिंपैथेटिक जो पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन हुई उसमें क्या कर रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन पहले से एक्टिवेटेड सिस्टम को नॉर्मल करने का काम करेगा, ठीक है, ये उसको रिड्यूस करेगा। समझ में आया। तो एक तरफ सिंपैथेटिक ने बढ़ाया, पैरासिम्पैथेटिक ने कम किया, और ये जो एक्टिविटी हो रही है ये कार्डियक सेंटर इसको एक्सटेंसिकली मेंटेन कर रहा है, मतलब मॉडरेट कर रहा है, उसे मीडिएट कर रहा है। समझ में आ रही बात। तो नॉर्मली है उसको रिड्यूस करके नॉर्मल पे लाना, ठीक है। बढ़ाने की बात ये तो एक लेवल ही है जहां तक हम इसको इंक्रीज कर पाएंगे, ये नहीं है कि वो बढ़ते बढ़ते चला जाएगा। तो लगातार उसको क्या कर रहे हैं,
सिंपैथेटिक कंट्रोल उसे नॉर्मल में लाने की कंडीशन बनाएगा। ठीक है, डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, ये रेट को डिक्रीज करता है, यानी कि कहां तक डिक्रीज करेगा? डिक्रीज का मतलब इन्हें सिंक करा देगा, कम करा देगा बिल्कुल ही। डिक्रीज का मतलब है अप टू नॉर्मल लेवल, 72 बीट पर मिनट तक लेके आएगा। समझ में आ रही बात? तो एक तो ये पॉइंट है। इसके बाद क्या है? स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। तो ये इम्पल्स कंडक्शन की स्पीड को कंट्रोल करेंगे और कार्डियक आउटपुट को भी कंट्रोल करेंगे। एड्रिनल मेड्युलरी हार्मोन्स कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। तो मेड्युलरी हार्मोन जो होते हैं, एड्रिनल मेड्युला में जो हार्मोन है, हार्मोन्स कौन से हैं? एड्रिनलिन वगैरह जो है, इन हार्मोन्स के एक्शन में भी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये हार्ट को पॉजिटिवली या उसको स्पीड अप कर देने का काम करते हैं। ठीक है, हम कुछ और चीजें भी जानेंगे। हार्ट की जो बीट है, वो कंडक्शन का सिस्टम हमने परकिंजे कल भी डिस्कस कर लिया था और बाकी का ये सिस्टम भी देखा। लेकिन दूसरी तरफ जो ब्लड प्रेशर वगैरह का कंडीशन है, तो बीपी के कंट्रोल को हम लोग जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, किडनी के साथ पढ़ रहे हैं, तो किडनी डिस्कशन करते वक्त आपको ये पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम्स के साथ भी कंट्रोल होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल्स के कंट्रोल से भी जो है, उसके वॉल्यूम के कंट्रोल से भी होगा। तो जहां पे आप एक तरफ हार्ट के पंपिंग की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आपको क्या करना पड़ेगा? ब्लड के प्रेशर को किस किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हार्ट की कंट्रोल एक्टिविटी तो कार्डियक सेंटर एज वेल एज किसकी वजह से हो रही है? एज वेल एज हार्ट के इंट्रिंसिक कंट्रोल से। कभी कभी क्या होगा, हम लोग डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे कि एरिथमिया की कंडीशन आ गई है। एरिथमिया क्या है? अरिथमिया हार्ट का प्रॉपर इंपल्सेस नहीं चलते उसमें, कभी कम कभी ज्यादा, कभी मिसिंग, ये सारी चीजें चल रही है। कार्डियक अरिथमिया अगर है तो हमें रेगुलेट करना पड़ेगा एक एक्सट्रिंसिक डिवाइस के साथ, बाहर से डिवाइस लगाना पड़ेगा। वो हम डिसऑर्डर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिवाइस का नाम क्या होगा? पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर। ठीक है, तो डिसऑर्डर्स में आएगी। अभी ये जो टॉपिक था हमारा, ये टॉपिक किस पे था? इट वाज इम्पल्स मैनेजमेंट, या यूं कहें कि आपका जो है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दो पार्ट हो गए। इंट्रिंसिक में क्या था? ऐसे नोड एवी नोड कंडक्शन, ठीक है, कंट्रोल। और एक्सट्रिंसिक में क्या था? एएनएस सिस्टम, ऑटोनॉमिक, पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपैथेटिक कंट्रोल। ठीक है, सिंपैथेटिक नॉर्मल कर रहा है और पैरासिम्पथेटिक क्या कर रहा है? उसको पैरासिम्पथेटिक नॉर्मल कर रहा है, सिंपैथेटिक उसको राइज कर रहा है। ठीक है, इस तरह से एक्टिविटी थी। अब नेक्स्ट जो पार्ट है जो इसमें डिस्कशन का रह जाता है, वो ब्लड वेसल्स के बारे में। ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, हार्ट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, अब ब्लड वेसल पे एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि ब्लड वेसल का क्या सिस्टम है। तो बॉडी में बेटे 3 तरह का ब्लड वेसल्स है। ठीक है, कौन कौन से? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो है मतलब मेन अगर हम देखें तो आर्टरीज, जो सबसे बड़ी आर्टरीज होती हैं, दीज आर कॉल्ड अओर्टा। क्या कहते हैं? अओर्टा कह देते हैं। जो आर्टरीज छोटे हैं, नॉर्मल है, वो तो आर्टरीज हैं ही हैं, उनसे भी छोटे जो हैं वो आर्टरियोल्स कहलाते हैं। इसी तरह बड़ी, सबसे बड़ी वेन्स जो होती हैं, दे आर कॉल्ड वेना कावा, दे आर कॉल्ड वेना कावा। और जो नॉर्मल वेन है वो तो वेन है, और उससे छोटी है, दे आर कॉल्ड वेन्यूल। ठीक है, अब बात आती है कि व्हाट आर कैपिलरीज। तो बेटा आर्टरीज से आर्टरियोल्स बनते हैं, आर्टरियोल्स समटाइम्स मेटा आर्टरियोल्स, और उसके बाद कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज रीजॉइन करेंगे तो वेन्यूल बनेंगे, वेन्यूल रीजॉइन करेंगे तो वेन बनेगा। इस तरह से आप कह रहे हो कि जो बीच में ये कैपिलरी है, तो दीज आर द नेटवर्क, मतलब इधर आर्टरी, इधर वेन, और बीच में कैपिलरीज। कैपिलरीज सेल्स के चारों तरफ होते हैं। कोई भी ऑर्गन है बॉडी में, तो ऑर्गन्स के चारों तरफ कैपिलरीज बिछी हुई रहेंगी। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का फीचर है कि सारे के सारे जो
ब्लड वेसल्स हैं वो आपस में इंटर कनेक्टेड रहेंगे, आर्टरीज से वेन्स, वेन्स से कैपिलर, आर्टरीज से कैपिलरीज, कैपिलरी से वेन्यूल एंड वेन, इस तरह से सिस्टम रहेगा। बीच में ब्लड ओपन में नहीं जा रहा है, नॉर्मल कंडीशन में ब्लड ओपन में जा ही नहीं रहा, ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर क्लोज फ्लो कर रहा है। हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है और डबल है, ठीक है। हमने पहले ही जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करते हैं तो उसकी कंडीशन में क्या पढ़ते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, है ना। कौन कौन से हैं? सिंगल एंड डबल। सिंगल सर्कुलेशन फिशेस में था, सर्कुलेटरी पाथवे जीरो लाइक है, शेप कैसी है उसकी? जीरो। और डबल सर्कुलेशन में 8 जैसा बनता है, बीच में हार्ट है, हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। पहले हार्ट से लंग्स में गए, लंग्स से वापस हार्ट में आया ब्लड, और हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट में। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो? हियर इज अ 8, क्या बन रहा है? 8 बन रहा है। हार्ट और लंग्स के बीच जो ब्लड की फ्लो हो रही है, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहेंगे इसको? पल्मोनरी सर्कुलेशन फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स, एंड दिस सर्कुलेशन इज गोइंग ऑन, दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो pulmonary circulation and systemic circulation, these are the two parts of the circulatory pathway in our body। तो अपर और लोअर दोनों डिस्कशन यहाँ पे होते हैं। अपर सिस्टम जो है पल्मोनरी और लोअर सिस्टम जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एनी डाउट विद दिस? समझ में आ गई बात आपको? तो सिस्टेमिक होता है, हार्ट हमारे केस में 4 चैम्बर था, तो ये बड़ा इजी बना देता है। सेपरेटेड पूरा ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में कभी भी मिक्स नहीं हो रहे हैं। बट फिशेस में, एम्फीबिया में और रेप्टिलिया एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, इन सभी के अंदर ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, ब्लड आपस में मिक्स करते रहता है। यस, समझ में आ गई बात आपको? तो ये पूरा इस तरह से आइडिया है, पूरा डिस्कशन है, पूरी डिटेल जो है टाइप ऑफ सर्कुलेशन की हो गई, ठीक है। अब जो बात करता हूं वो ब्लड वेसल्स की बात है। तो ब्लड वेसल्स में मैंने आपको बताया कि देयर आर 3, है ना, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो असल बात ये है कि अपनी बॉडी में अगर मुझे वेन्स और आर्टरीज जज कर रहा हूं कहाँ, तो स्किन के बाहर आप देखोगे कि ये हल्का सा ग्रीनिश ब्लू दिख रहा है, ठीक है। ये दिख रहे हैं ना नीचे में ब्लड वेसल्स, है ना। जैसे जैसे एज बढ़ जाती है तो आपको ये वेसल्स बाहर क्लियर ज़्यादा दिखती, बच्चों में थोड़ी सी कम दिखेंगी, लेकिन स्किन के नीचे ये ब्लूइश आपको दिख सकता है। इसमें आप हाथ से टच करोगे तो आपको कोई पल्स वगैरह ऐसे कोई पता नहीं चल रही है, ठीक है। क्यों नहीं पता चल रही? क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंडीशन का है, ब्लड प्रेशर ना के बराबर है, ठीक है। लेकिन जो दीज आर द वेन्स, सुपरफिशियली सीटेड होते हैं, स्किन के जस्ट नीचे होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड वेन्स। क्या होती हैं ये वेन्स होती हैं। और स्किन के बिल्कुल अंदर आप देखोगे डीप सीटेड, फ्लैश के अंदर होती हैं, अंदर चल रही, ट्रेवल कर रही, ठीक है। रेड कलर के हैं, दे आर ब्राइट रेड कलर्ड, ठीक है। दोज आर आर्टरीज। और आर्टरीज में यहाँ पर ये अंगूठे के पास से रेडियल आर्टरी है, यहाँ पे नीचे क्या है? यहाँ पे रेडियल आर्टरी, यहाँ रेडियल बोन है, रेडियो है यहाँ पे, अंगूठे के नीचे जो कनेक्ट होती है दिस इज रेडियो, और अपर दूसरी साइड पे क्या होता है? अल्ना, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियल आर्टरी के आसपास आप यहाँ रेडियल आर्टरी होगी, रेडियो वेन है तो रेडियल आर्टरी होगी। असल में जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनके नाम हमारे बोन्स के नाम पे या ऑर्गन्स के नाम पे ही होते हैं। लिवर में हुआ तो हेपेटिक, किडनी में हुआ तो रीनल, लंग्स में हुआ तो पल्मोनरी, फीमर के ऊपर हुआ फीमोरल, रेडियो पे हुआ तो रेडियल, अल्ना पे हुआ तो अल्नर, ठीक है। तो रेडियल आर्टरी पे आपकी नर्व्स चेक करी जाती है ना। यहाँ तो वेन्स पे तो नहीं कर सकते, आर्टरी पे करते हैं, या कैरोटिड आर्टरी के ऊपर करते हैं, यहाँ पे गर्दन के पास भी। क्या पता लग रहा है? ऐसे कुछ चल रहा है यहाँ पे। ये वही जर्क हैं जो आपके हार्ट के ऊपर चलते हैं, हार्ट के अंदर होते हैं। जब हार्ट वेंट्रिकल ब्लड को बाहर पंप कर रहा है, तो जैसे ही बाहर पंप किया, वो जो जर्क है दैट इज फेल्ट ओवर द
आर्टरीज, ये आर्टरी के ऊपर हो तो बॉडी की हर आर्टरी पे ये जर्क महसूस होगा, लेकिन आपकी पकड़ में जो आर्टरी बाहर से आ सकती है वो ये आ सकती है रेडियल आर्टरी, और रेडियल आर्टरी में यू कैन फील कि आपकी हार्ट बीट यहां पे फील हो रही है, चल रही है, ठीक है। हम मिनट के अंदर कितना चल रही है, दिस इज कॉल्ड पल्स रेट। क्या कहते हैं इसे? पल्स रेट। वो जो जर्क फील होता है दैट इज द पल्स, ठीक है। तो ये पल्स रेट है, कितना पल्स रेट चल रहा है, ये बात आपने लगातार सुनी होगी भी कितनी पल्स है ना। नॉर्मल ये जो है 72 होना चाहिए, अगर बुखार हो गया तो ये बढ़ जाती है, बंदा मर गया तो 0 हो जाती है, ठीक है। कंडीशन समझ में आई? तो इस तरह से ये आर्टरीज हैं जो डीप सीटेड है। दो डिफरेंस समझ में आए बॉडी में देख करके अभी सीधे सीधे तौर पे, कि बाहर से जो दिख रहे हैं दीज आर द वेन्स, अंदर अंदर जो दिख रहे हैं, अंदर जो फील किए जा सकते हैं, पल्स फील की जाती है, वो किस पे फील की जाती है? आर्टरीज पे। एंड आर्टरीज को देखोगे तो दे आर ब्राइट रेड कलर्ड, दे आर ब्राइट रेड कलर्ड, ठीक है। और वेन्स देखोगे दे आर पर्पल कलर, बाहर से देखने पे ग्रीनिश दिखाई दे रहे क्योंकि स्किन के कलर के साथ ये ऐसा ही दिखते हैं। कभी कभी ओल्ड एज पर्सन्स में पैरों में जो है आप फूली हुई नीले रंग की वेन्स, ब्लू कलर्ड वेन्स आपको दिखाई देती है, दे आर कॉल्ड वेरिकोज वेन्स। कभी क्वेश्चन आता है वेरिकोज वेन्स क्या होते हैं, तो दीज आर क्लोज्ड ब्लॉक्ड वेन्स, पेनफुल वेन्स। क्या होते हैं? क्लोज्ड ब्लॉक पेनफुल वेन्स, यूजुअली इन द लेग्स, यूजुअली पैरों में मिलते हैं, ओल्ड एज पर्सन्स में मिलेंगे, ठीक है। तो ये वेरिकोज वेन कभी आ जाए क्वेश्चन तो आप समझ लेंगे। तो आर्टरीज और वेन्स में एक तो कलर और सीट का डिफरेंस हुआ कि वो कहां पे है, लेकिन ये डिफरेंस डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है? दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, blood vessels carrying blood towards heart are called veins. The blood vessels which are carrying blood away from the heart are called veins. Arteries, they will be arteries, ठीक है। usually veins carry deoxygenated blood। अगला स्टेटमेंट deoxygenated blood है, अक्सर जो वेन्स लेकर के जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देयर सम एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या? पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। मैंने अभी डेफिनेशन कही कि जो भी पल्मोनरी आर्टरी उधर, मतलब पल्मोनरी वेन तो ऑक्सीजनेटेड आएगी। मतलब दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, देयर मे बी सम कंफ्यूजन। तो जितनी भी वेन्स हैं, वेन्स क्या करती हैं? वेन्स कैरी ब्लड ऑलवेज टूवर्ड्स हार्ट। वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाते हैं, ठीक है। और आर्टरीज कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट, ये है, ठीक है। पहले शायद मैंने उल्टा बोल दिया, तो ये चीज है। तो ये क्लियर होगी बात आपके? अब ऐसी है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि ऑलवेज यूजुअली वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी देयर इज सम एक्सेप्शन, ठीक है। तो जो पल्मोनरी वेन होती है वो लंग्स से ब्लड लेके आती हैं, लंग्स वाले पार्ट से ब्लड लेके आती हैं हार्ट की तरफ, और कैसा ब्लड लाएंगी? ऑक्सीजन। ये एक्सेप्शन है, ठीक है। इट वाज, मतलब जो करेक्शन है वो ये। इसी तरह आर्टरीज की बात कर लो, सारी आर्टरीज जो है वो हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ ब्लड लेके जाती हैं, ठीक है। ये तो सबके लिए सही है, हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ। और लेकिन सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करती, एक्सेप्ट वन पल्मोनरी आर्टरी जो है इट विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये थोड़ा सा समझने वाला एक ऐसा पुराना सा क्वेश्चन है, ये आपको वैसे ही जबान पे होता है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेकिन डेफिनेशन के बारे में सब लोग कंफ्यूज होते हैं कभी कभी। डेफिनेशन के लिए क्या कह देते हैं? डेफिनेशन के लिए कहते हैं भी इट विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन सही नहीं है। डेफिनेशन कौन सी है? ब्लड वेसल्स विच आर कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स आर कॉल्ड आर्टरीज, और इसका रिवर्स में जो है दे आर वेन्स, ठीक है। एक्सेप्शनल केस हो गया।
अब बात आती है कि जो वेन्स और आर्टरीज है उनकी सिमिलैरिटी क्या है। आर्टरीज और वेन्स की सिमिलैरिटी ये है कि बोथ आर मेड ऑफ ट्रिपल लेयर। आर्टरी और वेन दोनों में खास बात है कि उसका जो डायग्राम है वहां पे आप क्या देखते हो, वहां पे आप 3 लेयर्स देखते हो। ठीक है, आप वहां पे 3 लेयर्स देखते हो दोनों में। ये आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये बीच में मस्कुलर लेयर है, स्मूथ मसल्स की बनी होती है। मस्कुलर लेयर दिस इज कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया। और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका इंटेमा, यानी कि ट्यूनिका इंटरना भी बोल देते हैं। ये सेम बात है, दोनों में आर्टरी और वेन्स आर सेम, बट एक प्रॉब्लम, एक जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, ये जो ल्यूमन है, दिस इज ल्यूमन, दिस इज वाइड इन वेन्स, ये वेन्स में वाइड है, और नैरो इन आर्टरीज, आर्टरीज में नैरो होगा। मतलब ये कि अगर मैं इसको आर्टरी मान लूं तो वेन वाले में मुझे वाइड दिख रहा है। दीवार की बात है, वॉल की बात है, तो ये जो दीवार है ये थिक है, इट इज द वॉल इज थिक इन आर्टरी और थिन इन केस ऑफ वेन्स। इसके अलावा वेन्स में वॉल्व्स होते हैं। वेन्स का अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करोगे आप, इफ यू कट द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो व्हाट यू विल सी, क्या दिखता है यहां पे, अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करें, दिस इज अ वेन, इसकी वॉल ऑलरेडी थिक है, हियर यू कैन सी वॉच पॉकेट वॉल्व्स। क्या है यहां पे, वॉच पॉकेट वॉल्व। तो व्हाट इज वॉच पॉकेट वॉल्व, कि ब्लड इज फ्लोइंग डाउनवर्ड टू अपवर्ड, blood is flowing downward to upward, and the valves are allowing this blood to flow upward. लेकिन जैसे ही ब्लड नीचे गिरने की कोशिश करता, वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। द शेप ऑफ द वॉल्व इज वॉच पॉकेट। वॉच के जो ग्लास होता है, वॉच ग्लास, जो घड़ी का पुराना सिस्टम में आप देखो ऐसे कर्व जैसा होता है, दैट इज, अब हम लैब में भी यूज करते हैं वॉच ग्लास, जिसके अंदर कोई सेक्शन वगैरह कट के रखे जाते हैं, कट करके। ठीक है, तो वॉच ग्लास जैसे वॉल्व्स होते हैं, तो वॉच पॉकेट वॉल्व्स इनको कहा जाता है। ये वॉल्व्स बैक फ्लो रोकेंगे। ठीक है, आर्टरीज में चूंकि प्रेशर ज्यादा है, तो ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। जो सबसे बड़ी वेन्स हैं वो हार्ट के राइट पार्ट में, राइट ऑरिकल के अंदर खुलती हैं। सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, ऑलरेडी वी हैव डन इट इन डायग्राम ऑफ हार्ट एनाटॉमी, जब हमने डिस्कस करी। समझ में आ गया? तो ये ब्लड प्रेशर नेग्लिजिबल इन वेन्स एंड इट इज इन अ वैल्यू विच ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। वो वैल्यू क्या है, 120, 80 जो है 120 सिस्टोलिक प्रेशर और 80 जो है डायस्टोलिक प्रेशर, और उसमें पल्स प्रेशर क्या है, डिफरेंस इनका 40 आ जाता है। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस करी थी, और ये सारा का सारा जो है वेन्स पे हम पढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि जो सबसे यहां पे जो डायग्राम हमने बनाया, ट्यूनिका मीडिया जो होता है, ये मसल्स होती हैं स्मूथ मसल्स। कैसी होती है, स्मूथ मसल्स। और जो अंदर होता है दैट इज ट्यूनिका इंटरना या एंडोथीलियम। क्या कहते हैं इसको, एंडोथीलियम। तो एंडोथीलियम एक्चुअली ये फ्लैट सेल्स होते हैं, स्क्वामस सेल्स। एंडोथीलियम क्या है, स्क्वामस, स्क्वामस यानी कि फ्लैट सेल्स का बना हुआ रहेगा। इट इज मेड ऑफ फ्लैट सेल्स। इज दैट क्लियर? आइडिया समझ में आया? तो ये फ्लैट सेल्स होंगे, फ्लैट सेल्स का बना हुआ रहेगा। कैपिलरी नेटवर्क जो है उसमें सिर्फ एंडोथीलियम होती है। हमने क्या पढ़ा, कैपिलरीज में क्या होगा, कैपिलरीज आर नॉट मेड ऑफ दीज 3 लेयर्स। अगर मैं सारी लेयर चारों तरफ से हटा दूं तो कैपिलरी का टीएस कैसा देखते हो, कैपिलरी का टीएस आपको दिखता, कैपिलरी का मैं अगर टीएस शो करूं तो यू विल सी कि इट इज लुकिंग लाइक दिस।
दीज आर द एंडोथेलियल सेल्स। तो एंडोथेलियल सेल्स ये कैपिलरी का टीएस है। अब आप देख रहे हो कि इसमें कोई और वॉल नहीं है, तो इट इज वेरी इजी टू डिफ्यूज एनी पार्टिकल अक्रॉस। अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, कोई भी पार्टिकल इधर से उधर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो पार्टिकल्स इधर से उधर जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये क्या करेगा, कैपिलरीज प्रोवाइड साइट फॉर मटेरियल एक्सचेंज, साइट फॉर मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन सेल्स एंड द बॉडी सेल, ब्लड, सेल्स एंड ब्लड। तो अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, यहां पे ब्लड है, और हियर इट इज सेल्स, सेल्स हियर दीज आर सेल्स। तो ये सेल है और अंदर यहां पे ब्लड है। तो ब्लड से जब हम सेल्स में जाएंगे तो सेल्स के और कैपिलरी के बीच में भी एक हमें समझना पड़ेगा, देयर इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो मतलब सिंपल सी बात यह है कि जब भी ब्लड कैपिलरीज के अंदर फ्लो कर रहा है, इट इज, ये कैपिलरी वॉल है, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, यहां पे सेल है। तो सेल और कैपिलरी वॉल के बीच में एक लिक्विड प्रेजेंट है, बिना उसके कोई डिफ्यूजन नहीं हो सकती। तो दैट लिक्विड, दैट इज एक्चुअली फ्रॉम द प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, कभी कभी लिम्फ भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्लाज्मा वाला जो फ्लूइड है ना, ये मटेरियल को जो है क्या फैसिलिटेट करता है, डिफ्यूजन को। ब्लड के अंदर से मटेरियल को जाना है सेल में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल क्रॉस द एंडोथेलियम, देन इट विल क्रॉस द इंटरस्टिशियम, देन इट विल क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो उसको दो ऐसे 3 बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ा। पहले इंटरस्टिशियम को क्रॉस करा, उसकी जो वॉल एंडोथेलियम को क्रॉस करा, उसके बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गए, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल विल बी क्रॉस्ड, और उस तरीके से ये अंदर जो है चला जाएगा सेल के अंदर। ऐसी सेल से बाहर आना हुआ तो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, देन द एंडोथेलियल वॉल ऑफ द कैपिलरी। तो इस तरह से कैपिलरीज जो है उसमें कोई खास और दूसरा लेयर नहीं है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सीधे सीधे सेल्स, मतलब आप ये भी समझ लीजिए कि ये जो सेल है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को के ऊपर अरेंज रहती है ना, ये सेल्स हैं, दीज आर अरेंज्ड ओवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हमेशा टिश्यू जब पढ़ते हैं तो टिश्यू में यही होता है कि एपिथेलियल टिश्यू की जो मेजर स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर है, तो उसमें सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और उसके ऊपर सेल होती है, ठीक है। तो एंडोथेलियम तो है, ठीक है, वो 2 चीजों का बना हुआ, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड फ्लैट सेल, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए कि जब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होते हैं बॉडी में, इन्फ्लेमेशन रिएक्शन में डाइपिडेसिस आपने सुना हुआ, मूवमेंट ऑफ WBC अक्रॉस द कैपिलरी वॉल। लेकिन कैपिलरी वॉल के किस इलाके से वो बाहर जाएगा, आपने देखा हियर दीज आर 2 सेल्स, ये 2 सेल्स हैं, 2 सेल्स के बीच में यहां पे स्पेस प्रेजेंट हो जाती है। जब जैसे ही इस पे हिस्टामीन आएगा, हिस्टामीन का असर हमने क्या देखा है, हिस्टामीन का असर देगा, ब्लड वेसल्स को वाइड कर देता है, ठीक है। तो हिस्टामीन हमने ये भी सुना है कि ये बेसोफिल से आता है, ये मास्ट सेल से आता है। तो जैसे ही आएगा, चोट लगने के दौरान ये बहुत बढ़िया जो है रिलीज होगा, मास्ट सेल से रिलीज होगा हैवी अमाउंट्स में, और रेगुलरली इट इज कमिंग फ्रॉम बेसोफिल्स। तो वो तो ब्लड के अंदर की मैनेजमेंट और इंटरनल ये मैनेजमेंट रखता है कि ब्लड वेसल्स को कितना वाइड रहना क्या है। लेकिन जब चोट लग जाती है तो टिश्यूज के अंदर जो मास्ट सेल्स है दे रिलीज हिस्टामीन, और हिस्टामीन के अंदर इंपैक्ट ये जो ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वाइड हो जाती हैं और स्पेस बढ़ जाता है। यहां पे जो WBCs है अंदर साइड से, ये क्रॉल करके बाहर चली जाएंगी, ठीक है। तो ये बाहर जाएंगे, इस तरह के मूवमेंट को हमने क्या कहा था, डायपिडेसिस कहा था। तो आपको एक चीज और समझ में आ गई कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसका डायामीटर सर्टेन जो केमिकल्स हैं ब्लड के अंदर वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। क्या क्या, जैसे हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन अपोजिट फंक्शनिंग है। हिस्टामीन विल कॉज द राइज इन डायमीटर, सेरोटोनिन विल कॉज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना। दोनों चीजें ही बेसोफिल से रिलीज होती हैं, मास्ट सेल इज अनदर सोर्स। लेकिन एक बात समझ लीजिए, एक बात यह है कि जो
बेसोफिल के अंदर ये प्रेजेंट है, तो गर्मियों में सेरोटोनिन ज्यादा होगा और सर्दियों के टाइम में जो गर्मियों में हिस्टामिन ज्यादा होगा और सर्दियों में सेरोटोनिन ज्यादा होगा। गर्मियों में ब्लड वेसल्स थोड़े वाइड रहेंगे, सर्दियों में थोड़ा नैरो रहेंगे। इट इज कंट्रोल्ड बाय द बेसोफिल प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेरोटोनिन इज वैसोकंस्ट्रिक्टर, हिस्टामिन इज वैसो डायलेटर प्रोडक्ट। समझ में आया? तो ये जो कंडीशन है, जब हम ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ब्लड वेसल्स को नैरो करना, उनको वाइड करना, इससे भी ब्लड प्रेशर जो है इससे मेंटेन होता काफी हद तक। देखो, ब्लड प्रेशर के मेंटेनेंस का केस ये है कि दो चीजें वहां पे रोल प्ले करेंगी। एक तो ब्लड का वॉल्यूम, दूसरा ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम। इफ द ब्लड वेसल वॉल्यूम इज रिड्यूसिंग, ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो बीपी बढ़ेगा। अगर ब्लड की वॉल्यूम बढ़ रही है तो भी बीपी बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? ब्लड प्रेशर में दोनों चीजें रोल प्ले करते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? बीपी बढ़ेगा दो चीजों से, वॉल्यूम के, ब्लड वॉल्यूम के बढ़ जाने से या ब्लड वेसल्स के वॉल्यूम के घट जाने से, है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम इस बारे में भी बात करते हैं, मतलब जब हम किडनी पे बात करते हैं तो देयर इज समथिंग, किडनी में कुछ ऐसा है, देयर इज समथिंग इन हार्ट, जो हार्ट के अंदर भी एएनएफ सिस्टम मौजूद होता है। ठीक है, वो भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करवाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द ब्लड प्रेशर कंट्रोल एंड दूसरी चीज क्योंकि हाइपरटेंशन बताऊंगा वहां पे, तो इस ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी डिस्कस करेंगे, एज वेल एज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये वाला पार्ट आपको सबको समझ में आ गया। हमने आज एक तो हार्ट बीट कंट्रोल करी, वो समझा कैसे होता है, और दूसरा हमने ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कशन कर ली है। इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स के नाम याद रहने चाहिए, इंपॉर्टेंट सिस्टम, वेसल से रिलेटेड सिस्टम। देखो, 3 सिस्टम्स के नाम लूंगा मैं, है ना। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम और लिवर के बीच में होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है। ये सभी वर्टिब्रेट्स में मिलेगा। किसमें मिलेगा? सारे वर्टिब्रेट्स में मिलेगा। ठीक है, दूसरा होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। तो रीनल पोर्टल सिस्टम जो है मैमल्स में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये ज्यादातर एम्फीबिया और रेप्टिलिया में डेवलप्ड होगा, बर्ड्स के अंदर भी ये रिड्यूस है। ठीक है, मैमल्स में तो बिल्कुल एब्सेंट है। ठीक है, तो रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है वो बॉडी के पिछले हिस्से और किडनी के बीच में ब्लड की सप्लाई को इंश्योर करेगा। समझ में आया? तीसरी चीज हुई हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम आपकी पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में प्रोडक्ट्स को कैरी करेगा। ठीक है, एक्चुअली आपको एक बात और बता दूं, जो पोर्टल सिस्टम होते हैं, पोर्टल सिस्टम 2 कैपिलरी नेटवर्क के बीच में एक वेन होती है। 2 कैपिलरी नेटवर्क के बीच में एक वेन प्रेजेंट होती है। देयर इज CN1 CN2 और बीच में वेन है। हमेशा ऐसा होगा, कैपिलरी नेटवर्क के बीच में क्या होता है? वेन होगी। नॉर्मली आप वैसे क्या देखते हो? देयर इज अ कैपिलरी नेटवर्क, इसके एक तरफ आर्टरी, एक तरफ वेन है। बट व्हाट इज पोर्टल सिस्टम? 1 कैपिलरी नेटवर्क, अनदर कैपिलरी नेटवर्क, एंड इन बिटवीन देयर इज अ वेन। समझ में आया? तो हिपैटिक पोर्टल वेन याद रखना है, रीनल पोर्टल सिस्टम याद रखना है, हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसल सभी में मिलेगा। ठीक है, हिपैटिक पोर्टल सभी में मिलेगा, लेकिन सिलेक्टेड केसेस में मिलेगा आपको रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, बाकी तो सिंपल ऑर्गन्स, जैसे जैसे ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के साथ ही वेन्स का नाम होता है। एक छोटी सी बात और बता दूं, जो डोर्सल अओर्टा है वो आपके ब्लड, ये आपके वर्टिब्रल कॉलम के पैरेलल चलता है। इंफीरियर वेना कावा भी ऐसे ही चलती है। ठीक है, नीचे जाकर के डोर्सल अओर्टा यहां से 2 हिस्से में डिवाइड होगा, यहां से नीचे 2 पार्ट्स में और लेग्स में जाएगा। तो इन्हें इलियक आर्टरी और इलियक वेन, डोर्सल अओर्टा इलियक आर्टरीज में और जो इंफीरियर वेना कावा इलियक वेन्स में। उसके बाद वो फीमोरल्स हो जाते हैं, लेग्स में जाएंगे, टिबियल और जो है
फिबुलर, इस तरह से डिवाइड होते चले जाते हैं। ऐसे ही हाथों में जो होंगी उनको ब्रैकियल आर्टरी, ब्रैकियल वेन्स। सिर के अंदर जाएगा कैरोटिड, ठीक है, और क्लेविकल के साथ हैं तो क्लेविकुलर। एक वेन होती है जो मतलब जो ब्रेन से वेन्स होते हैं, ये ब्रेन से जो जगलर वेन है वो नीचे आती है। वेन से नीचे मतलब ब्रेन से नीचे आएगा जगलर वेन। तो जब किसी एनिमल की स्लॉटरिंग करते हैं जगलर वेन को काट कर देते हैं। जगलर इज द मेन वेन कमिंग फ्रॉम द ब्रेन टू हार्ट। समझ में आ गया? तो जगलर याद रखेंगे, मतलब इलियक याद रखेंगे। इलियक नीचे डोर्सल आउटा से 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इलियक आर्टरी। इंफीरियर वेना कावा डिवाइड हो रहा है तो वेन में हो रहा है। समझ में आ रहा है? बाकी के नाम ऑर्गन्स के हिसाब से, बोन्स के हिसाब से। तो जस्ट गो एंड रिवाइज दिस। अगले पार्ट में लास्ट सेक्शन जो है आपका डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बीपी के भी और बाकी भी जितना कलेक्शन होगा वो सारा मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। और ये चैप्टर देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सभी, चूंकि बाकी के चैप्टर इसके साथ इर्द गिर्द है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके आसपास ही बुना हुआ है, ठीक है। और जो आप एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके बिना नहीं कर सकते, मतलब इंटैक्टली अटैच है। बाकी दूसरे सिस्टम्स के साथ भी ऐसा ही इसका है, ठीक है। तो ये पूरे बॉडी का हाईवे सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस डिसऑर्डर्स।